सोचिए, अगर एक दिन ये अनंत नीला समंदर अचानक गायब हो जाए तो, और आप और आपकी फैमिली दुनिया के आखिरी इंसान बचे हो, पूरी दुनिया एक ही मिनट में खत्म हो जाए तो क्या होगा? आप कैसे अपने फैमिली को बचा पाएंगे? आज की कहानी शुरू होती है एक 4 सदस्यीय खुशहाल परिवार से। टॉम और जूलिया पति पत्नी, उनकी बेटी केसी और छोटा बेटा बेन जो अभी अभी 18 साल का हुआ है। वो सब अपनी बोट रॉलेक्स पर हैं, कैरेबियन ओशन के बीचों बीच। ये कोई आम दिन नहीं था। आज बेन का जन्मदिन था। बच्चों की छुट्टियां चल रही होती है और साथ में बेन का जन्मदिन होता है, इसलिए पूरी फैमिली घर से दूर समुद्र के बीच घूमने आए हुए थे। बोट के डेक पर रोशनी झगमगा रही है। केक, म्यूजिक, हंसी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। टॉम कैमरा लेकर बेटे की वीडियो बना रहा है। स्माइल करो चैंप। बेन हंसते हुए मोमबत्तियां बुझाता है और सब ताली बजाते हैं। लेकिन इस खुशियों के बीच कहीं गहराई में कुछ अजीब हो रहा था। समंदर की लहरें असामान्य रूप से शांत थीं। पानी की सतह के नीचे से एक हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा दैत्य जागने वाला हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ रही थीं। बहुत गर्मी थी तो जूलिया ने तैरने का मन बनाया। टॉम मुस्कुराया, ठीक है, पर ज्यादा दूर मत जाना, मैं कुछ भी देख नहीं पाऊंगा। जूलिया नीले पानी में कूदती है और टॉम बैन को फिश पकड़ना सिखाने लगता है। जूलिया पानी में तैरते हुआ बोट से दूर चली जाती है। कैमरा स्लो मोशन में दिखाता है पानी की गहराई, उसके चारों ओर फैला नीलापन। शुरुआत में सब सामान्य था, फिर अचानक एक अंधेरा साया उसके नीचे से गुजरता है। वो डर कर नीचे देखती है। कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक भारी कंपन पूरे पानी में फैल जाता है। वो ऊपर आने की कोशिश करती है, तभी कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच लेती है। वो चीखती है, टॉम! लेकिन ऊपर बोट पर म्यूजिक चल रहा था। केसी हेडफोन लगाए सनबाथ ले रही थी। किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नीचे जूलिया अपनी पूरी ताकत से तैरती है। कहीं से अचानक पानी में बबल्स उठते हैं। वो देखती है, उसके आसपास सारी मछलियां ऊपर की ओर भाग रही हैं, जैसे किसी चीज से डर गई हो। उधर टॉम अचानक इंजन में गड़बड़ी महसूस करता है। सभी उपकरणों में अचानक गड़बड़ होती है। कंपास गलत सिग्नल देने लगता है। टॉम को डरने लगता है कि ये क्या हो रहा है। बोट झटके से हिलती है। जूलिया! वो चिल्लाता है। नीचे झांकता है और देखता है वो काफी दूर बह गई है। बिना सोचे वो पानी में कूद जाता है। तेज म्यूजिक के बीच टॉम पूरी ताकत लगाकर तैरता है। जूलिया बेहोश हो जाती है। आखिरकार वो उसे पकड़कर बड़ी मुश्किल से ऊपर लाता है। बेन बोट को नजदीक लाता है। कई कोशिशों के बाद वो उसे खींचकर बोट के ऊपर लाते हैं। जूलिया जिंदा थी, लेकिन बुरी तरह डर चुकी थी। वहाँ कुछ था, बहुत बड़ा। वो कांपती हुई कहती है। टॉम उसे शांत करता है। शायद कोई भेल रही होगी, लेकिन अंदर से उसे भी कुछ गलत लग रहा था। टॉम केसी पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि टॉम ने केसी को अपनी मोम पर नजर रखने का आदेश दिया हुआ था। पर केसी अपने बॉयफ्रेंड से बातें करते हुए प्यार के हसीन ख्यालों में खो जाती है। टॉम सभी से साथ रहने का और एक दूसरे को ख्याल रखने का वादा लेता है। रात होती है। सब मिलकर बेन का बर्थडे डिनर करते हैं। हंसी के बीच केसी का फोन बजता है। उसका बॉयफ्रेंड वीडियो कॉल करता है। वो बहुत डरा हुआ था। पीछे टीवी पर खबरें चल रही हैं। दुनिया के कई हिस्सों में समुद्र अचानक पीछे हट रहे हैं। वैज्ञानिक कारण समझ नहीं पा रहे। दुनिया में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक स्क्रीन के पीछे से बिजली चमकती है और कॉल कट जाता है। केसी के चेहरे पर डर साफ दिखता है। वो दौड़कर बताती है, कुछ बड़ा हो रहा है। टॉम ऊपर जाता है, दूर तक देखता है। सैकड़ों व्हेल और शार्क बोट के पास घूम रही हैं, जैसे कोई प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया हो। अचानक एक जोरदार झटका, बोट जोर से हिलती है। टॉम नीचे पानी में जाकर देखता है, इंजन के पास धातु मुड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी चीज शिप से टकराई है। इसी दौरान टॉम को शिप से चोट लग जाती है। वो ऊपर आता है, खून से लथपथ। जूलिया उसकी पट्टी करती है और तभी दूर आसमान में एक जलता हुआ ऑब्जेक्ट गिरता है। वो जमीन से टकराने से पहले हवा में ही फटता है। पूरा आसमान आग से लाल हो जाता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद पड़ जाते हैं। टॉम समझ जाता है ये सैटेलाइट क्रैश था। दुनिया का नेटवर्क खत्म हो रहा है। फिर दूसरा धमाका होता है। वो जल्दी से बोट की पोजीशन बदलते हैं ताकि सैटेलाइट से बचा जा सके। पर इतने सारे सैटेलाइट देखकर टॉम अपनी फैमिली के साथ नीचे केबिन में चला जाता है, डर के मारे। तभी बोट जोर जोर से हिलती है। एक जोरदार धमाके के साथ बच्चे चीखते हैं। एक सैटेलाइट क्रैश उनकी बोट के करीब फटता है। इस टक्कर से सभी घायल हो जाते हैं और सब अंधेरे में गिर जाते हैं। जब जूलिया की आंख खुलती है तो वे देखते हैं बोट पूरी तरह डैमेज हो जाती है। वो जमीन पर पड़ी होती है। जब वे सब बोट से बाहर आके देखते हैं तो आसपास कोई पानी नहीं होता है, सिर्फ सूखी मिट्टी, मरी मछलियां और टूटी हुई बोट। दूर तक फैला वीरान समुद्र तल। वो हक्का बक्का रह जाती है। समंदर गायब हो गया, टॉम कहता है। पृथ्वी के पोल्स बदल गए हैं। अब जहाँ पानी था वहाँ जमीन है, और जहाँ जमीन थी वहाँ अब समंदर होगा। और शायद ही कोई बचा होगा। सुनामी ने पूरे इलाके को एक साथ ही खत्म कर दिया। यह सुनकर केसी रोने लगी। वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब वे सब अकेले हैं। खाने का थोड़ा सामान बचा है। सिग्नल पूरी तरह बंद। टॉम रेडियो पर दूसरी बोट से संपर्क की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि समुद्र में शायद और भी लोग जिंदा हो। रेडियो में बस एक हल्की आवाज आती है, मैं कैप्टन नाटो बोल रहा हूँ। समंदर जल्द लौटेगा, तब सब कुछ डूब जाएगा। अगर बचना है तो ऊंचाई पर चले जाओ। संपर्क टूट जाता है। जूलिया, टॉम, केसी और बेन अपने चारों ओर देखते हैं। कहीं तक जिंदगी का नामो निशान नहीं होता है। हवा भारी है। सूरज की गर्मी इतनी तेज कि रेत भी जल रही है। जूलिया बोतल में बचे हुए पानी को गिनती है। बस 2 दिन का बचा है। बेन की आंखों में डर है। माँ, क्या हम अब कभी घर जा पाएंगे? टॉम अपने बेटे के सिर पर हाथ रखता है। जहाँ तक जिंदगी है
वहाँ तक उम्मीद भी है। बेन इमरजेंसी सिग्नल के लिए बलून को हवा में छोड़ता है ताकि कोई जिंदा हो तो उनकी वोट के पास आ जाए। उधर केसी अपने बॉयफ्रेंड को फोन मिलाने की कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि काश वो जिंदा हो। कुछ देर बाद सभी फिर से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अचानक रेडियो से एक टूटती फूटती आवाज आती है, ये कैप्टन नाटो है, मैं उत्तरी बेस के पास हूँ। अगर कोई जिंदा है तो 7 दिन में वहाँ पहुंचो, मेरी पनाडुबी में एक पैसेंजर की जगह मौजूद है, मैं और मेरे साथी पहले से मौजूद हैं। यहाँ सुनकर टॉम की आंखों में चमक आती है, वो बचाव की आखिरी उम्मीद है। टॉम नाटो से मिन्नतें करता है, मेरे दोनों बच्चों को बचा लीजिए। नाटो काफी समय बाद यस कर देता है, लेकिन नाटो की आखिरी बात सबका खून जमा देती है, जब पानी लौटेगा तो पूरी दुनिया डूब जाएगी। इसका मतलब था उन्हें ऊंचाई पर पहुंचना ही होगा, वरना लहरें सब निकल जाएंगी। नाटो मैप पर अपनी लोकेशन की पोजीशन की कोऑर्डिनेट भेजता है। टॉम और जूली अपनों बच्चों को बचाने की कसम खाते हैं। सब लोग बोट के अंदर सोने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह टॉम बाहर निकलकर आसमान देखता है, जहाँ पहले तारे चमकते थे अब धूल का गुबार है। अचानक उसे दूर किसी की परछाई दिखती है, वो पास जाता है। एक घायल अजनबी अपने कुत्ते के साथ था। वह टॉम से पानी और कुछ खाने की मदद की भीख मांगता है। टॉम उसकी हालत देखकर पानी लेकर उसकी मदद करने बढ़ता है। केसी म्यूजिक सुन रही होती है। अजनबी आदमी अचानक टॉम पर हमला कर देता है। टॉम की चीख निकलती है, जूली बच्चों को बचाओ। टॉम जमीन पर गिर जाता है। जूली दौड़कर आती है। टॉम जमीन पर गिर चुका होता है। यह देखकर जूली समझ जाती है टॉम अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जूली दौड़कर बोट में जाती है। बेन दहाड़ मारकर रो पड़ता है। जूली बेटे को सीने से लगाती है, अब हमें और मजबूत बनना होगा। वो बोट को लॉक करती है और केसी को फ्लेयर गन देती है और बच्चों से कहती है, जब तक मैं न कहूं दरवाजा मत खोलना। केसी और बेन को छुपने का आदेश देती है। बेन को अपनी गलती का एहसास होता है। काश उसने इमरजेंसी बलून हवा में ना छोड़ता तो उसके पापा जिंदा होते। तभी वो अजनबी बोट पर घुस आता है। उसकी आंखों में भूख, पागलपन और हवश होती है। वो खाना लूटता है, पानी पीता है। जूली बोट में बने छेद से नीचे चली जाती है। जूली को देखते ही अजनबी का वफादार डॉग भौंक उठता है। वो जानती है अगर डॉग भौंका तो सब खत्म। आंखों में आंसू लिए वो धीरे से चाकू उठाती है और चाकू से हमला कर देती है। डॉग गिर पड़ता है। जूली डॉग को मारना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर इमरजेंसी में उसे ये सब करना पड़ता है। जूली का दिल टूट जाता है, लेकिन वो जानती है अब बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। अजनबी अपने वफादार डॉग की आवाज सुनकर समझ जाता है जूली नीचे है। अजनबी नीचे आता है, पर जूली वोट में चली जाती है। जूली को चोट लग जाती है। इसी दौरान अजनबी जूली को पकड़ता है, उसका गला दबाने लगता है। वो लगभग बेहोश हो जाती है। तभी ऊपर से आवाज आती है, माँ। केसी फ्लेयर गन से फायर करती है। खूनी इस हमले से बेहोश हो जाता है। तीनों किसी तरह बाहर निकलते हैं। लाल रोशनी कमरे को जलाती है और बोट में आग लग जाती है और बोट धड़ाम से फट जाती है। अजनबी अब भी जिंदा बच जाता है। अब सब कुछ खत्म था, न खाना न पानी न छत। जूली थकी हुई रेत पर बैठ जाती है। वो अपने पति की लाश को देखती है और आंसू रोक नहीं पाती। बेन उसके पास आता है, पापा अब नहीं आएंगे ना? जूली आंसुओं में मुस्कुराती है, वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। उनको मारने के लिए अजनबी भी उनके पीछे लग जाता है। खूनी को पीछा करते देख सभी जल्दी से भाग जाते हैं। आगे का रास्ता बेहद खतरनाक था। जहाँ कभी समुद्र की गहराई थी, अब वहाँ ज्वालामुखी जैसी गैसें निकल रही थीं। चारों ओर मरी हुई मछली की गंध हवा में फैली हुई है। लगातार भागते भागते वे तीनों थक चुके थे। आखिरकार उन्होंने एक पहाड़ी के पीछे रुककर थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। उन्हें लगा शायद वह खतरनाक किलर अब उनका पीछा छोड़ चुका है। बेन अब भी रो रहा था। कैसी ने उसे संभालने की कोशिश की और पीने के लिए थोड़ा साफ पानी दिया, लेकिन बेन ने पानी पीने से मना कर दिया। जूली ने बेटे को प्यार से समझाया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, तुमने तो सिर्फ मदद के लिए गुब्बारे उड़ाए थे। उसी वक्त जूली की नजर पीछे पड़ी। किलर अब भी उनका पीछा कर रहा था। तीनों ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। थकान से उनका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन हर बार पीछे मुड़ने पर वही साया उनके और करीब आता जा रहा था। वे बिना रुके भागते रहे और अंततः एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां जमीन पर जहरीला पानी फैला हुआ था। जूली जानती थी कि इस रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपने बच्चों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जहरीले एसिड से गुजरने के बाद तीनों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। बेन डिहाइड्रेट हो गया था। उनके पास जो कुछ आखिरी बूंदें पानी की बची थीं, जूली ने वो बेन को दे दी, पर उसकी प्यास फिर भी नहीं बुझी। कैसी अब टूट चुकी थी। वह बोली, हम जिस दिशा में जा रहे हैं क्या वाकई वहाँ सबमरीन होगी? जूली ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, हम आगे बढ़ेंगे और मैं तुम्हें बचाऊंगी। जूली की बातों से दोनों ने फिर से हिम्मत जुटाई और सफर जारी रखा। आगे जाकर उन्हें समुद्र में गिरा हुआ एक पुराना विमान दिखाई दिया। वे उसके अंदर जाकर छिप गए। जूली ने अपनी जेब से पिछली रात ली गई पारिवारिक तस्वीर निकाली। टॉम की यादें एक बार फिर आंखों में तैर आईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक दिन में उनकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। रात गहराने लगी। कैसी और बेन नींद में डूब गए। तभी अचानक एक आवाज ने कैसी की नींद तोड़ दी। उसने बाहर झांक कर देखा, वही किलर फिर सामने था। अब बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता
चाहता था। कैसी ने सोने का नाटक किया। जैसे ही किलर उसके पास पहुंचा, जूली ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। इस बार वह गुस्से से भरी थी। उसने लगातार वार किए जब तक कि किलर ने दम नहीं तोड़ दिया। आखिरकार खतरा टल गया। थकान और तनाव से चूर जूली गहरी नींद में सो गई। सुबह जब सब उठे तो देखा कि किलर की लाश बुरी तरह फटी हुई थी। किसी अज्ञात जीव ने उसे भीतर तक नोच डाला था। यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि इस इलाके में उस किलर से भी ज्यादा भयानक प्राणी मौजूद हैं। अब उन्हें जल्दी से उस जगह पहुंचना था जहां कैप्टन की सबमरीन थी। जूली नक्शा देखकर रास्ता समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी ओर बैन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। थोड़ी देर बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया और वह बिना सोचे समझे पानी पीने लगा। जूली ने उसे पहले ही मना किया था, वह पानी जहरीला था, लेकिन बैन इतना प्यासा था कि उसने उसकी बात नहीं मानी। जब तक जूली दौड़कर वहां पहुंची, बैन काफी पानी पी चुका था। कुछ ही देर में वह बीमार पड़ गया और चलने की हालत में नहीं रहा। जूली और कैसी ने वहीं एक छोटा सा शेल्टर बनाया ताकि वे कुछ देर आराम कर सके। तभी जूली को बाहर से अजीब आवाजें सुनाई दी। वह बाहर गई तो देखा सैकड़ों केकड़े उनकी ओर बढ़ रहे थे। तीनों ने भागना शुरू किया और थोड़ी दूरी पर एक बड़ी कार्गो शिप दिखाई दी। शिप के अंदर बहुत से कंटेनर थे जिनमें लोग छिपे हुए थे। जूली और उसके बच्चे मदद की गुहार लगाने लगे, लेकिन डर के मारे किसी ने दरवाजा नहीं खोला। केकड़ों की विशाल फौज अब उनके बिल्कुल पीछे थी। मजबूर होकर तीनों कंटेनरों के ऊपर चढ़ने लगे। जूली ने पहले बच्चों को ऊपर चढ़ाया, फिर खुद चढ़ने लगी, लेकिन तभी एक केकड़े ने उसके पैर पर काट लिया। दर्द के बावजूद उसने खुद को ऊपर खींच लिया और स्कार्फ से घाव बांध लिया। थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गई। केसी और बैन ने नीचे देखा। केकड़े अब कंटेनर के अंदर घुस चुके थे और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर रहे थे। हथियारों से लैस लोग भी उनकी संख्या के आगे टिक नहीं पाए और जल्द ही सब मारे गए। सुबह जब जूली को होश आया तो उसके बच्चे पास नहीं थे। डर के मारे उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों लौट आए। वे खाने पीने और हथियारों की तलाश में गए थे। कंटेनर के अंदर से उन्हें कुछ वेपन्स और थोड़ा बहुत खाना भी मिल गया। जूली ने रेडियो से कैप्टन से संपर्क किया। कैप्टन ने बताया कि उस पर भी इन समुद्री जीवों ने हमला किया है और वह गंभीर रूप से घायल है। उसने चेतावनी दी कि समंदर का पानी जल्द ही वापस आने वाला है, इसलिए ये प्राणी फिर से जमीन पर लौट आए हैं। जूली घबरा गई। उनका नक्शा रास्ते में खो गया था और अब उन्हें पता नहीं था कि सबमरीन किस दिशा में है। तभी कैप्टन ने अपनी फ्लेयर गन से आसमान में सिग्नल छोड़ा। बैन ने उसे दूर से देख लिया। वे तीनों तेजी से उस दिशा में बढ़े, लेकिन रास्ता खतरनाक और चट्टानी था। वहां से गुजरना मतलब फिर से केकड़ों के हमले का खतरा। कैसी अपनी माँ के लिए परेशान थी, लेकिन जूली ने उसे हिम्मत दी। सोचने का वक्त नहीं है, बस आगे बढ़ो। रास्ते में अचानक लैंडस्लाइड शुरू हो गया। एक बड़ा पत्थर गिरा और जूली पीछे ही फंस गई। उसने कैसी से कहा, तुम दोनों को हर हाल में बचना है। कैसी मजबूर होकर अपने भाई के साथ आगे बढ़ गई। सबमरीन तक पहुंचने पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी पीछे से कैप्टन आया, घायल और थका हुआ। उसने कहा, सबमरीन में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे बचने के चांस नहीं है। अगर मैं ऊपर भी पहुंचा तो जिंदा नहीं रहूंगा। यह सुनकर कैसी रो पड़ी और माँ को बचाने के लिए वापस भागी। उधर जूली पर केकड़ों का झुंड टूट पड़ा। उसने पूरी ताकत से अपनी गन चलाई, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो गईं। तभी समय ऊपर से केसी का हाथ उसकी ओर बढ़ता है और उसकी मदद करता है। केसी की सहायता से जूली किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो जाती है। दोनों तेजी से भागते हुए सबमरीन तक पहुंचते हैं और बिना समय गंवाए उसमें सवार हो जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से वे भयानक केकड़े भी उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। इसी दौरान समुद्र में एक विशाल डरावनी लहर उठती दिखाई देती है, जो सैकड़ों मीटर ऊंची थी और बेहद भयावह लग रही थी। कुछ ही पलों में वह लहर तेजी से बढ़ती हुई सबमरीन से टकरा जाती है। जोरदार टक्कर से सब बेहोश हो जाते हैं। जब जूली को होश आता है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि अब सबमरीन पानी में नहीं थी। वह विशाल लहर उन्हें बहाकर एक उजड़े हुए शहर में ले आई थी। चारों ओर बर्बादी फैली थी और साफ दिख रहा था कि जमीन से इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। और यहीं पर फिल्म का अंत होता है, एक सिहरन भरे दृश्य के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।